हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की कविता समय के ढेर पर पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। समय के ढेर पर यह जो कविता है, यह कविता किस संदर्भ में रची गई है, सबसे पहले हम इसे यह जान लेते हैं। यह जो कविता है द्वितीय विश्व युद्ध यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय के जो बाद की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसके ऊपर लिखा गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो स्थितियाँ लोगों के सामने उपस्थित हुई थी उसके ऊपर ही यह कविता लिखी गई है। युद्ध की विभीषिकाओं के कारण मानव मूल्यों का जो विघटन हुआ, जिसके कारण व्यक्तियों में कुछ न कर पाने की असमर्थता व्याप्त हो गई है, उसी की ओर इस कविता में संकेत किया गया है कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर मानव जीवन प्रभावित हुआ। उससे प्रभावित होकर गिरिजा कुमार माथुर ने इस कविता की रचना की है। तो चलिए हम एक एक पंक्ति करके देखते हैं। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। अधूरा रुका है वक्त और यह देश सिर्फ आधी सांस लेती है। समझने का प्रयास करते हैं, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। सबसे पहले इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ समय के ढेर पर कविता से ली गई है तथा इसके कवि गिरिजा कुमार माथुर है। ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे स्टेंजा आपको उठा कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस पाठ से लिया गया है, कवि कौन है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कवि ने जितने भी दिन बिताया है वह व्यर्थ चला गया है। इतने सारे वर्षों में केवल कवि को असफलता, असमर्थता, इन्हीं सब का कूड़ा करकट हाथ लगा, कूड़े करकट का ढेर यही हाथ लगा। अभी तक कवि ने जितने भी अपने ज़िंदगी में जितने भी दिन व्यतीत किए हैं सब व्यर्थ चला गया है। इतने सारे अपने जितने भी दिन इन्होंने जिए हैं, सिर्फ असमर्थता, असफलता ही हाथ लगे हैं और उससे इन्हीं सब का कूड़ा कचरा का ढेर हाथ में लगा है और कुछ भी सफलता हाथ में नहीं आई है। अधूरा रुका है वक्त और यह देह भी सिर्फ आधी सांस लेती है। यह देह भी अब पूरी सांस नहीं भर पा रही, आधी सांस ले रही, यानी आधा जीवन चल रहा है। कवि के अंदर यह निराशा की भावना जो उत्पन्न हुई है वह किस वजह से हुई है? यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे परिवेश का ही फल है, जो कवि अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगा है। ठीक है, चलिए दूसरी पंक्ति को देखते हैं। हर सेकेंड को टोककर जोर से डंक मारती बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां, निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों के रिबन हर बूंद पर पड़ता है। कवि कहता है हर सेकंड को टोककर जोर जोर से डंक मारती। घड़ी की सेकंड की सुई ज्यों ज्यों आगे की ओर बढ़ती है, कवि को उनके जीवन का उतना सेकंड कम होने का आभास होने लगता है। घड़ी की प्रत्येक ठन की आवाज़ से कवि को लगता है कि उसके जीवन का मानो एक मिनट कम हो गया हो। यही कारण है कि कवि मिनट की सुई, जो घड़ी की सेकंड की आवाज़ है, वो बिच्छू के डंक के समान तथा मिनट की सुई की आवाज़ हथौड़े की चोट के समान मानता है। कवि अपने क्षण भर के जीवन को भी व्यर्थ कर देना, मतलब उसके अंदर एक खालीपन पैदा कर देना, ऐसा महसूस करता है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हर सेकंड को टोककर जोर से डंक मारती है। घड़ी की सेकंड की सुई जो जो आगे की ओर बढ़ती है, कवि को उनके जीवन का उतना सेकंड कम होने का आभास लगता है। प्रत्येक घड़ी की ठन की आवाज़ से कवि को उसके जीवन का एक मिनट कम होने का एहसास होता है। यही कारण है कि कवि को हर घड़ी की जो सेकंड की आवाज़ है वो बिच्छू के डंक की तरह तथा घड़ी के हर मिनट की सुई की आवाज़ हथौड़े की चोट के समान प्रतीत होती है। कवि अपने क्षण भर के जीवन को व्यर्थ कर देना, मतलब उसके अंदर एक खालीपन पैदा कर देना का अभाव कराता है। ठीक है, चलिए अब तीसरी पंक्ति को देखते हैं। पलों का हथौड़ा ठन होती है जब घड़ी की आवाज़, कुचला जाता है एक और मिनट, मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से। सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मारता है, मेरी उम्र पर एक लगातार कोई एक छाया पांव धरता है। प्रस्तुत पंक्तियां उसी तरह से लिखेंगे। गिरिजा कुमार माथुर की कविता समय के ढेर पर से ली गई है। पलों का हथौड़ा ठन होती और घड़ी की आवाज़ कुचला जाता है और एक मिनट, इसका तो मैंने व्याख्या कर दिया। मुझे डर लगता है हर घड़ी की तेज आवाज़ से। अच्छा,
यहाँ से देखते हैं। मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से, एक सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मारता है, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पाँव धरता है। कवि को हर तेज घड़ी की आवाज़ से डर लगता है, अर्थात जब वो सेकंड और मिनट को यूं ही बीतते देखता है और उस बीते हुए समय की कोई उपलब्धि उसे हासिल नहीं होती है, वह अपना समय व्यर्थ ही जाता हुआ देख रहा है। और उतने समय में कवि ने अपनी ज़िंदगी में जितना जिया उसमें उसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो उसे लगता है कि काल की एक छाया के रूप में उसकी उम्र पर पांव धरता काल आ रहा है। प्रत्येक पग के साथ उसे अपनी मृत्यु करीब नजर आ रही है। ज्यों ज्यों कवि की उम्र बढ़ती जा रही है, उसका समय व्यर्थ चला जा रहा है, उसे अपनी मृत्यु करीब नजर आती जा रही है। इसी भाव के कारण कवि को अब हर तेज घड़ी की आवाज़ जो सन्नाटे में गूंजती है भयानक लगने लगी है। कवि जब अक्सर अपने कमरे में सन्नाटे में होता है और जो घड़ी की आवाज़ करती है तो उसे वह भयानक लगने लगता है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से, सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मारता है, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पाँव धरता है। कवि को हर तेज घड़ी की आवाज़ से डर लगता है, अर्थात जब वो सेकंड और मिनट को यूं ही बीतते देखता है तो उसे अपने समय की कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती। उसने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल नहीं किया, यह देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि काल एक छाया के रूप में उसकी उम्र पर पांव धरता आ रहा है। प्रत्येक पग के साथ या प्रत्येक पैर के साथ उसे अपनी मृत्यु करीब नजर आ रहा है। ज्यों ज्यों कभी एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, उसे अपनी मृत्यु करीब नजर आ रही है। इसी भाव के कारण कवि को अब हर तेज घड़ी की आवाज़ उस सन्नाटे से लगती, उस सन्नाटे में जो गूंजती है घड़ी की आवाज़, उससे भय लगने लगा है। आगे देखते हैं। कंकाल चेहरे वाले चारों तरफ डायल ही डायल है, हड्डियों की टकटक, और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अनंतता रोप ली है, काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। कवि कहता है कि डरावने चेहरे वाले कंकाल मेरी मस्तिष्क से टकराकर चारों ओर घूम रही हैं। कंकाल चेहरे वाले जो भयानक चेहरे हैं वो मेरे मस्तिष्क से टकराकर मेरे चारों ओर घूम रहे हैं और मैं उनके अंदर छटपटा रहा हूँ। इतनी निराशा, भय और कुंठा के व्याप्त होते हुए भी मैंने इनको भुलाकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने आसपास जिज्ञासा रूपी एक अनंतता रोप ली है और अपने खंडित होते शरीर में समय की तेज धारा को कैद कर लिया है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। कंकाल चेहरे वाले चारों तरफ, कवि कहता है कि भयानक डरावने चेहरे वाले जो कंकाल है मेरे मस्तिष्क के से टकराकर चारों ओर घूम रहे हैं। ये जो विषम परिस्थितियां है ये मेरे चारों ओर घूम रही है। यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का परिवेश है, उस समय की जो भयानक स्थिति है वो आज भी मेरे मस्तिष्क के चारों ओर घूम रही है और मैं उन्हीं के अंदर छटपटा रहा हूँ। और मैं उस विषम परिस्थिति, वो भयावह द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह परिस्थिति को देखकर डर सा गया हूँ, निराश हो गया हूँ और कुंठित हो गया हूँ। फिर भी मैंने इन सब को भुलाकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मैंने आसपास जिज्ञासा रूपी एक अनंतता रोप ली है और अपने खंडित हो रहे शरीर में समय की एक तेज धारा को कैद कर लिया है। तो यह थी एक छोटी सी कविता गिरिजा कुमार माथुर जी की समय के ढेर पर। मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, तो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कक्षा 12वीं के मैं कविता, कहानी, निबंध को लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।